गोविंदा जी के बड़े भाई हैं कीर्ति कुमार जी। वो एक फिल्म बना रहे थे हत्या। उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में मैंने हत्या में काम किया। और हम आपसे ये भी जानना चाहते कि आपके जो भोजपुरी फिल्म अभी बना है कुछ कुछ, उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। छाया मुठा छाप को भोजपुरी में बनाई निरहुआ हिंदुस्तानी के नाम से। जब वो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं उत्तम और मैं जिस शख्सियत से मिलने आया हूँ वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। आप जो हमारे सामने बैठे हैं सतीश जैन जी, जो महान डायरेक्टर हैं छत्तीसगढ़ी फिल्म में, और उनका जो भूमिका है पूरे छत्तीसगढ़ में सिल्वर जुबली, जिसको जाना जाता है सिल्वर जुबली के नाम से, छत्तीसगढ़ जो है छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाने में इनका बहुत बड़ी भूमिका है। और ऐसे शख्सियत के बारे में हम आपको आज रूबरू कराते हैं। तो सबसे पहले तो सतीश सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपका जो छैया भुइयां 2 जो फिल्म सुपर डुपर हिट फिल्म हुआ है छत्तीसगढ़ी फिल्म, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद। और आपके चैनल एएन न्यूज के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनको बधाई देता हूँ। तो सबसे पहले हम सतीश सर से जानना चाहेंगे कि सतीश सर, इस फील्ड में जो है वो कहाँ से शुरुआत हुआ और कैसे ये मन बनाए कि इस फील्ड में आना है करके। तो सर आप बताएंगे हमारे दर्शकों को। हाँ, वैसे तो मेरे बारे में सब जानते हैं लोग, फिर भी बता देता हूँ। मैं भानु प्रतापपुर का रहने वाला हूँ, जो भी कांकेर जिला में आता है। वहाँ पर मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं सब हुई है। मैट्रिक वहीं से पास किया। उसके बाद मैं दुर्ग पॉलिटेक्निक चला गया पढ़ने के लिए। मन में सपना था डायरेक्टर बनने का, तो वो सपना सजो ही हुआ था। फिर मैं जब पॉलिटेक्निक खत्म किया, फिर मैं बॉम्बे चला गया। वहाँ जाकर के फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के लिए, मैं डायरेक्टर ही बनना चाहता था, तो असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के लिए मैंने वहाँ बहुत संघर्ष किया। और उस समय बम्बई में जब गया था मैं 1983 में गया था मैं। उस समय वहाँ से फिल्में बनती थी, टीवी का काम नहीं होता था, मोबाइल वगैरह आया नहीं था, टीवी भी नहीं आया हुआ था, तो टीवी का भी काम नहीं होता था कोई, तो सिर्फ सिनेमा ही बनता था। और वो भी निगेटिव में फिल्में बनती थी, जैसे आजकल डिजिटल फिल्में बनती ना, वैसा नहीं बनता था। तो वहाँ पर बहुत कंपटीशन था, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से लोग वहाँ पहुँच जाते थे, एक्टर बनने के लिए, डायरेक्टर बनने के लिए, गीतकार बनने के लिए, संगीतकार बनने के लिए। तो मैं भी चला गया था, तो संघर्ष बहुत था। फिर बड़ी मुश्किल से मुझे वहाँ पर गोविंदा जी के बड़े भाई हैं कीर्ति कुमार जी, वो एक फिल्म बना रहे थे हत्या। उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में। मैंने हत्या में काम किया, कीर्ति जी से सीखा, वो मेरे गुरु हैं। और उसके बाद वहाँ पर काम करते ही जब हत्या फिल्म कर रहा था, उसी समय उसी फिल्म में जो प्रोडक्शन के लोग थे, जो प्रोडक्शन कंट्रोलर थे लॉरेंस डिसूजा जी और मनोहर पंड्या जी, और उसमें जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे कीर्ति कुमार जी, ये तीनों मिलके एक फिल्म प्लान कर रहे थे नसीरुद्दीन शाह के साथ। तो वहाँ पर हम लोग साथ में काम करते थे, तो जानते थे कि ये कहानी वानी लिखता रहता है मेरे बारे में। तो मेरी कहानी उनको पसंद आई। फिर उस कहानी को हमने लोगों ने नसीर जी को सुनाया, नसीर जी को भी कहानी पसंद आई। फिर वो फिल्म शुरू हुई और वो फिल्म बनी, जिसमें नसीर जी थे और प्राण जी थे और किरण कुमार थे। ये 3 नोन चेहरे थे, बाकी सब नए कलाकार थे उसमें। और वो फिल्म का नाम था पनाह, जो एक बच्चे के सेंट्रल कैरेक्टर फिल्म का एक बच्चा था, छोटा 4 साल का बच्चा। और वो फिल्म लगी, और वो फिल्म नॉन स्टार कास्ट फिल्म होने के बावजूद पिक्चर बहुत अच्छी चल गई, बहुत हिट हो गई थी वो फिल्म। और खास करके मेरे काम की बहुत तारीफ हुई एज ए राइटर। तो उसके बाद जब तारीफ हुई मेरे काम की, तो मुझे बहुत सारी फिल्मों लिखने के ऑफर आ गए। तो उसके बाद फिर मैंने लाइन से खूब सारी फिल्में लिखी। चूंकि गोविंदा जी के भाई का मैं असिस्टेंट था, वो मेरे गुरु थे, तो उनके घर, गोविंदा जी के घर आना जाना मेरा अक्सर लगा रहता था। तो जब मैं राइटर बना, गोविंदा जी के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी, हम लोग साथ में काफ़ी काम किए थे। राधा का संगम में किया था, हत्या में असिस्ट किया था मैं। तो गोविंदा जी मुझे हर जगह मुझे वो करते थे, मतलब रिकमेंड करते थे। कहीं भी कोई आती थी तो बोलते थे सतीश को ले लो राइटर। तो मैंने ज़्यादातर फिल्में गोविंदा की लिखी। गोविंदा वहाँ थोड़ा कैंप भी होता है, समझ लो मैं गोविंदा के कैंप में था। तो फिर मैंने गोविंदा की काफ़ी फिल्में लिखी, दुलारा लिखी, राजा लिखी, परदेसी बाबू लिखी, हद कर दिया आपने लिखी, ये सारी फिल्में लिखी मैंने। हाँ। तो ये तो हो गया बॉलीवुड की सफर। और हम आपसे ये भी जानना चाहते कि आपके जो भोजपुरी फिल्म अभी बना है कुछ कुछ,
उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, भोजपुरी फिल्म तो मैंने बाद में बनाई। मैं जब हथकरघी आपने बना रहा था, उस समय मैं डायरेक्टर बनने के लिए गया था और बन गया था राइटर, और मैं बिल्कुल खुश नहीं था राइटिंग का काम करके। मैं तो और डायरेक्टर बनना चाहता था, लेकिन उस समय क्या था, जितने भी राइटर लोग जो डायरेक्टर बनते थे ना, उनकी फिल्में फ्लॉप हो जाती थी। तो लोग कहते थे, वहाँ बात फैल गई कि ये राइटर अच्छा डायरेक्टर नहीं बन पाता। तो मुझे जहाँ भी मैं संघर्ष कर रहा था डायरेक्टर बनने के लिए, वहाँ मुझे काम नहीं मिल पा रहा था, एज ए डायरेक्टर काम नहीं मिल पा रहा था। तो मन में थी कि मुझे डायरेक्टर ही बनना है, मुझे राइटर नहीं बनना है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपनी खुद की भाषा की फिल्म बना दूं, छत्तीसगढ़ी फिल्म बना दूं। छत्तीसगढ़ का था ही मैं, और एक न एक दिन छत्तीसगढ़ी फिल्म तो बनाना ही था। तो फिर मैंने छैया भुइया प्लान की, अपने खुद के पैसे से, अपने घर वालों के, फैमिली के पैसे से। मेरे भाई, मेरे माँ, मेरी बहन, इन सब लोगों ने बहुत मदद की। और उसके बाद हम लोगों ने फिल्म बनाई मोर छैया भुइया, जो बहुत बड़ी सुपरहिट हुई, जिसके बारे में हर कोई जानता है। हाँ, फिर उसके बाद मैंने झन भूलो माँ बाप ले बनाई, वो भी सिल्वर जुबली हुई, वो भी बहुत बड़ी हिट हुई। उसके बाद मैंने माया बनाई, माया भी बहुत बड़ी हिट हुई, वो भी सिल्वर जुबली हुई। लाइन से 3 फिल्में मेरी सिल्वर जुबली हुई। उसके बाद फिर मैंने 2 फिल्में और बनाई, टूरा रिक्शा वाला बनाई, वो भी सुपर हिट थी। उसके बाद लैला टिप टॉप छैला अंगूठा छाप बनाई। लैला टिप टॉप छैला अंगूठा छाप बनाने के बाद लगा कि यार, इस पिक्चर को ना, इसका कंटेंट ऐसा है कि ये यूनिवर्सल है, ये बाहर दूसरे भाषाओं में भी चल सकती है फिल्म। तो हम लोगों ने ट्रायल के तौर पे उस फिल्म को भोजपुरी में डब किया, और भोजपुरी में डब किया, उसका नाम रखा लैला मालबा छैला धमालबा, जो लैला टिप टॉप छैला अंगूठा छाप। उसका नाम बदल दिया और ऐसा नाम रखा, और वहाँ पर हम लोगों ने रिलीज किया भोजपुरी में। तो बॉम्बे रिलीज किया, तो पिक्चर का बहुत अच्छा कलेक्शन आया। मतलब सरप्राइजिंग, उस समय भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत खराब टाइम पे चल रही थी। उनकी सारी फिल्में लगातार फ्लॉप, उनके बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में फ्लॉप होती जा रही थी। रवि किशन हो या मनोज तिवारी हो या दिनेश लाल यादव, निरहुआ की पिक्चर भी फ्लॉप हो रही थी। उस टाइम पे जब फिल्में फ्लॉप हो रही थी, तब एक छत्तीसगढ़ी की डब फिल्म वहाँ बिजनेस कर रही थी। उस फिल्म के राइट जो थे, दिनेश लाल यादव, जिसको जानते हो, निरहुआ नाम से बहुत फेमस है वो, उनके पास थी राइट्स यूपी की, यूपी में रिलीज करना था। यूपी में जब रिलीज किया तो वो हैरान थे कि एक नए स्टार कास्ट की फिल्म, डब फिल्म, उसमें इतने अच्छे कलेक्शन कैसे आ रहा है। तो उसका जो निरहुआ जी के जो भाई थे, जो डिस्ट्रीब्यूटर थे यूपी के, हरिकेश यादव, उन्होंने उनसे बोला कि बहुत जबरदस्त फिल्म है, इस पिक्चर को एक बार देखो, निरहुआ से कहा। तो निरहुआ ने वो फिल्म देखी, लैला मालबा चला था, मतलब लैला टिप टॉप चला अंगूठा छाप, एक्चुअल में वो फिल्म थी। देखी, उनको फिल्म बहुत अच्छी लगी। फिर उन्होंने कहीं से मेरा नंबर लिया, फिर मुझे बम्बई बुलाया। बम्बई बुलाने के बाद बोला कि इस फिल्म को आप भोजपुरी में बना दीजिए। तो मैंने उसी फिल्म को, लैला टिप टॉप छैला अंगूठा छाप को, भोजपुरी में बनाई, निरहुआ हिंदुस्तानी के नाम से। जब वो पिक्चर लगी तो अब मार्केट बहुत खराब था, दिनेश जी का भी मार्केट खत्म हो चुका था उस समय। तो वो पिक्चर इनिशियल रिस्पॉन्स नहीं मिला, मतलब शुरुआत में लगा कि पिक्चर फ्लॉप हो गई, एकदम वॉश आउट हो गई। लेकिन उसका कंटेंट इतना पावरफुल था, लेडीज अपील था इतना ज्यादा उसमें, कि ट्यूसडे से, मंगलवार से पिक्चर ने पिकअप करना शुरू किया। और ऐसा पिकअप किया उस फिल्म ने, कि उस पिक्चर ने भोजपुरी के पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया उस फिल्म ने। और पिक्चर बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई, मतलब सिल्वर जुबली किया उस फिल्म ने वहाँ पर। हाँ, निरहुआ हिंदुस्तानी जो फिल्म बनी थी। उसके बाद मैंने दूसरी फिल्म बनाई, निरहुआ रिक्शा वाला 2 बनाई। रिक्शा वाला 1 बन चुकी थी, उस फिल्म को मैंने छत्तीसगढ़ी में बनाई थी, टूरा रिक्शा वाला के नाम से। उसका पार्ट 2 बनाना था, सीक्वल बनाना था, तो मैंने बनाई वो फिल्म। सेम दिनेश लाल ही प्रोड्यूसर थे उसके, और वो फिल्म बनाई, और वो पिक्चर निरहुआ हिंदुस्ताना से बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। उसके बाद मैंने लगातार 5-6 फिल्में बनाई। फिर मैं छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री को मिस कर रहा था, यहाँ काम ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे करने में। यहाँ अपना घर है, अपनी फैमिली है, वहाँ बम्बई में रहना पड़ता था। तो वो बम्बई में रहना, मुझे फैमिली को छोड़ के रहना, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, रास नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने वापस छत्तीसगढ़ आ गया। छत्तीसगढ़ में आकर के मैंने फिर एक फिल्म बनाई, मन कुरैसी और अनिकृति चौहान को लेकर के, हंस जन पगली फंस जावे। वो ऑल टाइम रिकॉर्ड, अब बहुत बड़ी हिट हुई, मतलब ऑल टाइम रिकॉर्ड बिजनेस किया उस पिक्चर ने। कोई 14 करोड़ का नेट कलेक्शन किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हाँ, छत्तीसगढ़ी फिल्मों का एक रिकॉर्ड था।
और वो पिक्चर लोगों ने पहली बार, जो पहले 1.5 करोड़ 2 करोड़ का धंधा होता था, उस ऐसा पिक्चर था जिसमें 14 से 15 करोड़ का धंधा हुआ। 14 से 15 करोड़ का नेट धंधा हुआ, मतलब प्रोड्यूसर का प्रॉफिट 6 से 7 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। पहले वो करोड़ 1.5 करोड़ होता था तो हम लोग खुशी से उछल जाते थे कि पिक्चर ने इतना टांग धंधा किया। तो अब उसके बाद इंडस्ट्री फिर से, यहाँ भी इंडस्ट्री खत्म हो गई थी, वो इंडस्ट्री वापस रिवाइव हुई। फिर से फिल्में जोर शोर से बनने लगी। उसके बाद फिर मेरी 2 फिल्में और इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ये कमलेश नागेश के साथ एक फिल्म बनाई थी मैंने, एल्सा गोस और मल्स को लेकर के, शुरू हो गए माया की कहानी। वो पिक्चर भी उतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर भी। उसके बाद इस साल मेरी फिल्म आई छैया भुइया 2। मोह छैया भुइया का मैंने पार्ट 2 बनाया, सीक्वल बनाया छैया भुइया 2 के नाम से। और वो फिल्म का जानते हो, सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया उस फिल्म ने। हाँ, तो जो आपका फिल्म है ले शुरू हो गए माया की कहानी, इसमें जो एक्टर आप लिए हैं अमलेश नागेश जी और ईसा घोष जी, तो ये इनको लेने के पीछे आपका वजह क्या था? कहाँ से आपको ऐसा दिमाग में आया कि इनको मैं तो आप अपने फिल्म में एक चांस देना चाहिए ऐसे? एल्सा घोष को मैं पहले से जानता था। मैंने उसकी कुछ फिल्में देखी थी, जो उसने अनुज के साथ एक फिल्म की थी और एक फिल्म और की थी मायारू गंगा, ऐसे कुछ। तो उसका काम मुझे अच्छा लगा था, उसका लुक भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत इनोसेंट सी लगती थी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी। तो उसके साथ काम करना था, लेकिन उसमें अमलेश को लेने के पीछे एक बड़ा रीजन ये था कि अमलेश की जो पर्सनालिटी है, वो ऐसी पर्सनालिटी है, वो हीरो वाली पर्सनालिटी नहीं है ना। हीरो उसमें हीरोइज्म नहीं उसके पर्सनालिटी में। वो चॉकलेटी बॉय नहीं है, बहुत हैंडसम नहीं है। आम लड़का दिखते, जो हमारे गांव, छत्तीसगढ़ के गांव के लड़के, हाँ, उस टाइप का दिखता है। उसके लुक उसका बिल्कुल ऐसा था, बिल्कुल एक आम लड़के की तरह दिखता था। और मेरी कहानी भी वैसी थी। एक आम लड़के की एक लड़की के साथ प्यार हो जाती है, उनके हाँ, उनके प्यार के संघर्ष की कहानी, कैसे वो जमाने से लड़ते हैं, जीतते हैं, उसकी कहानी थी। ले शुरू हो गई माया की कहानी। और उस उस फिल्म में वो केमिस्ट्री लोगों को बहुत अच्छी लगी, अमलेश की और एल्सा की, इसलिए पिक्चर में बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे जो बॉलीवुड और भोजपुरी और छॉलीवुड, ये तीनों के बारे में हम जान चुके हैं, लेकिन अब हम ये भी जानेंगे कि जो स्क्रीन प्ले पर जो दिखता है उसके पीछे हम सिर्फ हमको ये मेहनत ये दिखती है कि एक्टर और एक्ट्रेस की जो मेहनत दिखती है, लेकिन स्क्रीन के पीछे जो मेहनत होता है, स्क्रीन के पीछे जो सारे मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट सिस्टम, वो एक डायरेक्टर कैसे मैनेज करते हैं, तो सतीश सर से हम ये चीज आज जानना चाहते हैं। देखो, उसके लिए क्या होता है, जो सिनेमा है ये बहुत बड़ा टीम वर्क है, बहुत बड़ा टीम वर्क है। मतलब इसमें 60-70 लोग रहते हैं, बिल्कुल नए लोग ज्वाइन करते हैं। हर बार एक नई टीम बनती है और नई टीम बन करके वो टीम काम करती है। तो ये टीम वर्क है, ये अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे पास, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास मेरा बहुत अच्छा टीम है। मेरा कैमरामैन बहुत अच्छा है, मेरा म्यूजिक डायरेक्टर सुनील सोनी बहुत अच्छा है, और मेरे से जो असिस्टेंट है, खासकर भूपेन चंदनिया और आलेख चौधरी, अभी दोनों डायरेक्टर बन गए हैं। और ये दोनों मेरे असिस्टेंट हैं। ये लोग बहुत अच्छे, पूरी टीम, मेरा लाइट का जो लाइटमैन वगैरह है, वो सारे लोग, टीम मेरा बहुत अच्छा टीम है। जहाँ मैं पोस्ट प्रोडक्शन करता हूँ, स्वप्निल डिजिटल स्टूडियोज, जो मनोज वर्मा का स्टूडियो है, वहाँ भी बहुत अच्छा काम होता है। तो टीम अच्छी होने की वजह से मुझे कोई तकलीफ नहीं आती, मैं आराम से फिल्म बना लेता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है सर कि एक हफ्ते में एक मूवी आ रहा है, उसके बाद एक मूवी और आ गया, नया मूवी, तो ऐसे समय में हम, जैसे मूवी आप ला रहे हैं, तो ऐसे समय में आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना भी पड़ता होगा। हाँ, नहीं, तकलीफ तो होती है, क्योंकि लगातार फिल्में आती हैं तो कंपटीशन होता है। और हमारे गांव देहात के जो ऑडियंस है, वो महीने में 4 फिल्में तो देख नहीं सकते वो लोग। बहुत खर्च होता है फिल्म देखने में, फैमिली को लेके आते हैं। लेकिन अच्छी फिल्म के लिए आ जाते हैं वो लोग। अच्छी फिल्म अच्छी है, अगर फिल्म में दम है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारा मार्केट बहुत छोटा है छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री का, और हमको अगर पैसा कमाना है अपनी फिल्म से, तो फैमिली ऑडियंस पे फोकस करना चाहिए और फैमिली फिल्में बनाना चाहिए, तभी हमारी फिल्में चलेंगी। और हर बार हमको शोले बनाना है। ऑर्डिनरी फिल्में या एवरेज फिल्मों से धंधा नहीं होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिल्म बनेगी तो ही यहाँ धंधा होगा। इसलिए मैं अपनी स्क्रिप्ट में, अपने म्यूजिक में बहुत मेहनत करता हूँ। आपका जो फिल्म होता है सर, वो तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि पारिवारिक को भी साधते हैं और युवा वर्ग को भी साधते हैं, और इसमें स्टडी जो पढ़ाई लाइफ होता है,
प्यार मोहब्बत जो होता है, ये सारी चीज़ों को लेकर एक संगम मिलकर एक बहुत अच्छा फ़िल्म बनता है। तो ये सारे स फ़िल्म बनाने के पीछे आप सोच कैसे लेते हैं कि इतना अच्छा स्टोरी लोगों को देना है कि देखने को मजबूर हो जाए लोग? मैं आज 63 साल का हो चुका हूँ और मैं बताया था 1983 में मैं मुंबई गया था। उसके पहले भी मतलब मैं जब 8th 9th में था, 8वीं कक्षा में था, तब से मेरा सपना था कि फिल्म डायरेक्टर बनना है। तब से मैं कहानियां पढ़ना शुरू कर दिया था। बड़े बड़े मतलब जो लिटरेचर के जो राइटर थे, जैसे प्रेमचंद जी है, शरद चंद्र जी है, मैक्सिम गोर्की है, क्रुश्चोव है, बड़े बड़े राइटर जो चाहे दुनिया के, चाहे मराठी का राइटर हो, चाहे गुजराती का राइटर, उनकी ट्रांसलेटेड किताबें पढ़ता था मैं। और नशा था मुझे पढ़ने का। वो तैयारी, वो मेरी एक तैयारी थी। मुझे लग रहा था कि मुझे फिल्म बनाना है तो मुझे फिल्म लिखनी पड़ेगी। अपनी फिल्म लिखने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, साहित्य को जानना पड़ेगा, हिंदुस्तान को जानना पड़ेगा, हिंदुस्तान के लोगों को जानना पड़ेगा, उनकी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। तो वो मैंने तैयारी की। मैंने बहुत किताबें पढ़ी, बहुत 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 मतलब मुझे याद है जब मैं कीर्ति जी का असिस्टेंट हुआ करता था जिस जमाने में, तो हम लोग रोज उनके ऑफिस में जाते थे। तो बाकी के जो असिस्टेंट थे वहां बैठ के गप्पे मारते थे, लेकिन मैं अपने साथ एक किताब लेके जाता था और कोने में बैठ के उनके ऑफिस में, अभी भी मुझे ऑफिस है, नवजीवन बिल्डिंग है, वहां पर उनका ऑफिस कीर्ति जी का अभी भी है। वहां कोने में बैठ के मैं किताबें पढ़ता था जबकि बाकी असिस्टेंट बैठ के गप्पे मारते थे। तो ये मेरी तैयारी थी, जिस तैयारी का मुझे फायदा मिला। मेरी जो फिल्मों में जो डेप्थ आता है, लोगों को जो अपनापन लगता है, रिलेट करते हैं मेरी फिल्मों से, वो कहीं ना कहीं वो चीजें हैं जो मेरा जो बेस बना है, पढ़ने से जो बना है, खासकर साहित्य से, उसका फायदा हुआ है। किताब तो हम भी पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है सर, और लोगों को बोलते भी हैं कि किताबें पढ़ना चाहिए। किताब में जो मिलता है, जो ज्ञान होता है, वो कहीं मिलती नहीं है। तो आप ये भी बता सकते हैं कि अभी तक कितना किताब पढ़े होंगे और किताब का बेसिक कहाँ से कैसे आप उठाए, कैसे चूज किए, उस चयन कैसे किए उसको? नहीं, किताबें कितना पढ़े, मतलब मैं तो रोज एक किताब पढ़ डालता था, एक दिन में एक नॉवेल खत्म कर डालता था, इतना पढ़ा हूँ मैं। मैंने ढेरों किताबें पढ़ी, तो हिसाब नहीं लगा, गिनती नहीं बता सकता। तो जैसे हर किताब पढ़ने वाले की शुरुआत होती है चालू किताबों से, मैं तो मेरी भी चालू मनोज, भारत, गुलशन नंदा, इनको पढ़ते पढ़ते मैं प्रेमचंद में आया। हाँ, वहां से जब प्रेमचंद को पढ़ा तो मुझे लगा ये सारी किताबें बेकार है पढ़ना, ये बहुत कमाल, ऐसे करके फिर शरद चंद्र को पढ़ा, रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ा, और फिर श्रीलाल शुक्ल को पढ़ा। बहुत सारे हमारे जो राइटर है हिंदुस्तान के, एक से एक राइटर है, उन सब की किताबें पढ़ी, बाहर की किताबें पढ़ी।